हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मे एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। और हम आज देखेंगे राजनीति के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है राजनीतिक गठबंधन। बिल्कुल गठबंधन, हाँ वैसे आपको पता है गठबंधन की जैसे बात आती है तो एक परिणय सूत्र की बात आती है जिसमें वाइफ और मतलब दो जोड़े के बीच शादी होती है तो वो एक गठबंधन में बंधते हैं। तो वैसे ही राजनीति में भी गठबंधन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत सरकार चलती है। गठबंधन का एक छोटा सा अर्थ हम यहाँ पे एक देखते हैं कि गठबंधन का ऐसे मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो इस गठबंधन का मतलब क्या है तो जानना है कि दो या दो से ज़्यादा दलों का आपस में मिलकर सत्ता में आना। गठबंधन का सिंपल सा मतलब हो गया कि राजनीति के गठबंधन की बात करें तो राजनीति में अंदर दल होते हैं, पार्टीज होती है। तो या दो से अधिक जो दल हैं वो आपस में जब मिलते हैं और मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो गठबंधन सरकार भी कहलाती है। तो गठबंधन का मतलब होता है कि दो से अधिक राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक गठबंधन करते हैं और वह गठबंधन सत्ता प्राप्ति के लिए होता है। तो अब हम यहाँ पे बात करें भारत की राजनीति के अंतर्गत गठबंधन की शुरुआत कब से हुई। भारत की राजनीति में गठबंधन की शुरुआत कब से हुई, ठीक है ना, यानी शुरुआत, आरंभ। तो सबसे पहले आपको पता होगा भारत की जो राजनीति की हम बात करें तो भारत की राजनीति के अंतर्गत सबसे एक तो प्रमुख दल था जो जिसका काफ़ी हद तक एक दलीय सरकार का एक महत्व होकर रह गया था। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब पहला चुनाव हुआ था 1952, कब हुआ 1952 में जब पहला आम चुनाव हुआ तो उस समय किसी एक ही दल को बहुमत था और वो थी कांग्रेस। कौन थी? कांग्रेस। तो कांग्रेस थी जिसको बहुमत मिला था। इस तरह से इस कांग्रेस को बहुमत मिलने का मतलब ये है कि आज़ादी के पहले भी पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण थी, काफ़ी हद तक आज़ादी के लिए प्रयास किया। इस वजह पर पहला आम चुनाव है उसमें बहुमत और पार्टी किसकी बनी थी? कांग्रेस की। और इसके सामने कोई दूसरी पार्टी थी ही नहीं क्योंकि एक ही पार्टी थी जो सरकार बनाने लायक थी। तो इस तरह से कांग्रेस ने पहले आम चुनाव पर भी कांग्रेस की सरकार बनी। दूसरा आम चुनाव हुआ था 1957, तो ये सेकेंड आम चुनाव हुआ। इस समय भी किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। और तीसरा आम चुनाव हुआ 1962। इस तीसरे आम चुनाव में भी किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की सरकार बनी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है भारत की राजनीति के अंतर्गत प्रथम 3 आम चुनाव में सिर्फ एक दलीय सरकार थी और वह थी कांग्रेस, और कांग्रेस का ही राज था। तो उस समय तक कोई भी बड़ा दल नहीं था जो विपक्ष के सामने भी बैठ सके। तो इस तरह से भारत की राजनीति पर एक ही दल छाया हुआ था 1962 से। ये 62 का जो कार्यकाल है वह कब तक चला था? 67 तक, ठीक है ना। तो तब तक सिर्फ एक ही दल का राज था और वो थी कांग्रेस। इसके बाद गठबंधन की शुरुआत होती है। तो आपको ध्यान रखना भारत की राजनीति में एक दल का राज था या एक दल का प्रभुत्व था। वो कौन सा समय? 1952 से लेके 67 तक। तो 1967 के बाद भारत की राजनीति में थोड़ा परिवर्तन होने लगा। अब परिवर्तन क्या हुआ तो इसको देखकर मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि 1967 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव के अंतर्गत हम बात करें, उस चुनाव में वापस कांग्रेस तो जीती, यानी केंद्र में किसका राज हुआ? कांग्रेस ने संघ सरकार बनाई। संघ यानी केंद्र में। तो केंद्र में किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की बनी। लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि कांग्रेस पहले जितनी पॉपुलर नहीं रही। कांग्रेस के पास वो सीटें नहीं थी जितना पहले वो जीत के आती थी। कांग्रेस का काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ पे वोटों के मामले में भी देखो कांग्रेस है उसका स्तर कम होने लग गया था। आपको ध्यान रखना बहुमत, भारत में बहुमत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है और बहुमत के चक्कर में गठबंधन बना। तो गठबंधन की शुरुआत कब से हुई वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, एंड तक रहना ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो 1967 में कांग्रेस वापस चुनाव जीता, लेकिन अब की बार ये हुआ कि मुश्किल से वह केंद्र सरकार तो बना पाया, लेकिन काफ़ी ऐसे राज्य थे
जहां पर कांग्रेस हार गई, और वहीं पर छोटे अपने अपने छोटे स्तर पर अलग अलग सरकार बन गई। अलग अलग सरकार बन मतलब मान लीजिए कि 1967 के चुनाव के अंतर्गत कांग्रेस जरूर केंद्र सरकार में जीती, लेकिन 9 ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस नहीं थी, यानी दूसरी पार्टियों ने सरकार बनाई। तो यहीं से कांग्रेस का लोकप्रियता कम हुई, कांग्रेस को केंद्र में मशक्कत करनी पड़ी। 1967 के चुनाव में सरकार तो बनी, लेकिन आधे 9 राज्य थे जो उसके हाथ से फिसल गए, क्योंकि उसके अंतर्गत कांग्रेस की नहीं दूसरे राज्यों की सरकार बनी, गैर कांग्रेसी सरकार बन गई। तो अब इसके पीछे कारण क्या है, यानी क्यों कांग्रेस को मशक्कत करनी पड़ी 1967 चुनाव में केंद्र सरकार संघ सरकार बनाने में, और क्यों 9 राज्य उसके हाथ से फिसल गए। तो इनका जो रीजन है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। उनके रीजन को आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ें यहाँ से होती है इंपॉर्टेंट वो। तो ध्यान रखिए, हम बात कर रहे हैं कि आपको पता होगा 1962 के अंदर क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। हाँ बिल्कुल, किसके साथ युद्ध हुआ था, चीन के साथ। जब चीन के साथ युद्ध हुआ, और आपको पता होगा कि चीन और नेहरू जी काफ़ी अच्छी मित्रता थी, तो चीन के अंतर्गत या चीन ने जो हमारे साथ कहे ना कि पीछे से विश्वासघात किया, हमने तो उसको एक अच्छा पड़ोसी और मित्र की भांति माना। नेहरू ने भी यही समझा था, लेकिन चीन ने हमारे साथ दगा किया। इस तरह से हम बिल्कुल बिना तैयारी के आज़ादी के बाद इतने मजबूत भी नहीं हुए थे और हमें हार गए। तो हारने के बाद ये लोगों ने इस हार का ठिकरा नेहरू जी के ऊपर ही फोड़ा कि उन्होंने सही तरह से चीन के प्रति नीति नहीं बनाई। फिर यहाँ पे कांग्रेस को थोड़ा कहते हैं ना कि थोड़ी सभी धुलमिल हुई। इसके बाद असामयिक 1967 के आसपास ही नेहरू जी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई, नेहरू जी की मृत्यु हो गई। तो नेहरू जी की जब मृत्यु हो गई तो अब एक बड़ी समस्या थी कि कांग्रेस को लीडर चाहिए था। क्या चाहिए था, लीडर चाहिए था, क्योंकि एक नेहरू ही थे तो लीडरशिप के काबिल तारीफ बेमिसाल थे। उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया और तीनों आम चुनाव में कांग्रेस के कोई मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी ज़बरदस्त पार्टी थी। लेकिन अचानक 1967 में मृत्यु होने के उपरांत अब कांग्रेस का लीडर कौन बने, कौन आगामी प्रधानमंत्री बने। तो उस समय यानी इसके बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री पद की बात आई, तब 2 दावेदार थे नेहरू जी की मृत्यु के बाद। अब 2 दावेदार कौन थे, एक तो थे मोरारजी देसाई। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, एक मोरारजी थे, और दूसरा इनके सामने थे शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो अब मतलब कहते हैं ना दूसरी पार्टी को मौका मिल गया, मजा आ गया कि हाँ अब कांग्रेस को कौन चलाने वाला है, अब कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस ने बेमिसाल एक तोड़ निकाला, क्योंकि नेहरू जी पहले से कांग्रेस के अंदर शामिल थे और काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी किया था उन्होंने। तो 1967 यानी फिर जो नेहरू जी हैं उनके बाद उत्तराधिकारी या कह सकते हैं प्रधानमंत्री कौन बने, लाल बहादुर शास्त्री बने। तो लाल बहादुर शास्त्री बने, उनके समय काफ़ी महत्वपूर्ण काम भी हुआ। और नेहरू जी ने अपने शास्त्री जी ने एक नारा भी दिया था, आपको पता हो तो, जय जवान हाँ और जय किसान। काफ़ी फेमस हुआ ये नारा, आपको पता होगा। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से उन्होंने काम संभाला। किन्होंने, नेहरू जी ने, नेहरू के बाद अपने शास्त्री जी ने। लेकिन शास्त्री जी की भी मृत्यु हो गई 1967 में, शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। अब वापस समस्या आ गई, प्रॉब्लम आ गई कि अब इसका नेतृत्व कौन संभालेगा। नेतृत्व की समस्या आ गई, क्योंकि नेहरू जी के बाद शास्त्री जी और शास्त्री जी के चले जाने के बाद अब इसको नेतृत्व कौन देगा। तो अब इस समय पार्टी के दावेदार कौन थे, पार्टी की जो दावेदार थी वो एक थे मोरारजी और इंदिरा गांधी। मोरारजी और इंदिरा गांधी, कौन, इंदिरा गांधी। इनके बीच लेकर अब मतभेद होने शुरू हो गए और इस तरह से इसी दरमियान एक सिंडिकेट कांग्रेस बनी। सिंडिकेट का मतलब होता है कि कांग्रेस के कुछ प्रभावशाली व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनाने तक की पहुंच रखते हैं, अपने अंदर ही रहते कांग्रेस के अंदर, तो उसका और उन्होंने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। और शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी अनुभव कम है, तो किंग मेकर जो सिंडिकेट जो प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता थे, उन्होंने सोचा ये मेरे अकॉर्डिंग काम कर सकती है। तो इस तरह से
1967 तक कांग्रेस की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर होगी, कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1967 का जो चुनाव था ना, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस को बहुत लॉस हुआ, सीटें उनके पास से काफ़ी चली गई। भले ही केंद्र में सरकार बनाई थी, लेकिन काफ़ी राज्यों में वह कांग्रेस अपना 100% या सत्ता खो बैठी थी। इसके बाद आप ध्यान रखना, गठबंधन की शुरुआत, पहला चरण मैंने आपको बताया कि गठबंधन की शुरुआत कब हुई, 1967 से शुरू हो गई थी। भले ही केंद्र में नहीं बना, लेकिन अनेक राज्यों में, लगभग 9 राज्यों में गठबंधन सरकार बनी। क्या बनी? गठबंधन सरकार बनी, यानी अनेक या दो से अधिक दलों ने गठबंधन सरकार बना ली थी। ठीक है, तो इस तरह से फिर भारत की राजनीति में गठबंधन का जो सेकंड चरण आता है, सेकंड चरण की हम बात करें, ठीक है ना, तो सेकंड जो स्टेप आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय गठबंधन की राजनीति के अंतर्गत 1977 ये वो समय है जब भारत की राजनीति में गठबंधन वास्तविक तौर पे देखा गया। वास्तविक तौर पे ये कि इस समय केंद्र में कांग्रेस को बराबर सीटें नहीं मिली, कांग्रेस को बहुमत की सीटें नहीं मिली, क्योंकि आपको पता होगा जब अगर लोकसभा में मान लीजिए 10 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10 सीटें हैं। तो अगर 4 जने खड़े हुए चुनाव के लिए, मान लीजिए ए एक पार्टी है, बी पार्टी, सी है और डी एक पार्टी है। जब ए को 3 वोट मिले, बी को 2, सी को 2 और डी को 3 वोट मिले, तो इस तरह से लोकसभा में मान लीजिए 10 सीटें हैं और 10 में से इस तरह सीटें मिली, तो अब न तो ये सरकार बना पाएगी, न ये और कोई सरकार नहीं बना पाएगा। तब फिर क्या होगा? इन 3 जनों ने आपस में मिल लिए और 3 जनों ने मिलकर आपस में समझौता किया और एक गठबंधन बनाया। क्या बनाया? गठबंधन। क्योंकि तीनों की टोटल सीटें कितनी होगी? 60, और अपना इसमें बहुमत की बात करें तो कितना होनी चाहिए? 6 सीटें होनी चाहिए। तो इन तीनों ने मिलकर गठबंधन किया और 60 सीटें हो गई। तो इस तरह से ये गठबंधन बन गया। क्या बन गया? गठबंधन बन गया। तो वर्तमान में हम बात करें तो 545 सीटों के लिए चुनाव होता है, और किसी भी दल को बहुमत लेने के लिए कितनी सीटें लेनी होती है? बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। कितनी पड़ती है? 272 सीटों की जरूरत पड़ती है। तो 1977 में जब चुनाव हुआ तब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। जब कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला तब विपक्ष की ओर से गठबंधन बनना शुरू हो गया, क्योंकि उस समय के जो प्रमुख दल थे वो चाहते थे कि कांग्रेस है वो सरकार नहीं बना पाए, तो इसलिए दूसरी पार्टियों ने आपस में मिलकर गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं 1977 में किसकी सरकार बनी। 1977 में किसकी सरकार बनी वो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 1977 के आसपास। तो 1977 में जनता दल की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी? जनता दल की सरकार बनी। और इस दल में 3-4 दल शामिल थे। ठीक है ना, एक तो थी कांग्रेस ओ, जिसके अंतर्गत मोरारजी शामिल थे। कौन थे? मोरारजी शामिल थे। ठीक है ना, नाम में थोड़ा मिस्टेक है। एक तो मोरारजी शामिल थे। ठीक है ना, और मोरारजी के साथ आप ध्यान रखना है इसके अंतर्गत संजीव रेड्डी, और दूसरी इस भागीदार में दूसरी जो पार्टी थी उसको लेकर आपको ध्यान रखना है जनसंघ। एक और पार्टी थी, इसके साथ कौन थी? जनसंघ। और जनसंघ के अंदर थे एक तो अटल जी, ठीक है, और दूसरे थे आडवाणी। कौन थे? आडवाणी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1977 में गठबंधन की शुरुआत हुई, तो जो जनता दल ने सरकार बनाई तो इसके साथ और कौन कौन थे। अब हम बात करें जनसंघ इसके साथ शामिल हुआ, और एक था, आपको ध्यान रखना, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, और इसके नेता थे जगजीवन राम, और एक और इसके साथ था, और ये जिस तरह से इन्होंने मिलकर सरकार बनाई थी, भारतीय लोकदल। और भारतीय लोकदल के प्रमुख थे चौधरी
शरण सिंह। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है। इस तरह से 1977 में केंद्र में संघ में गठबंधन सरकार बनी। उस गठबंधन सरकार के अंतर्गत कांग्रेस में मुरारजी, मतलब 4 पार्टी, कांग्रेस ओ, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एंड राष्ट्रीय लोकदल, ये मिलकर सरकार बनाई थी। ये सरकार ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाई, क्योंकि गठबंधन सरकार में ये नुकसान तो होता ही है, कभी स्थायित्व नहीं होता है। इस तरह से भारत की राजनीति में गठबंधन का तीसरा चरण आया। कौन सा आया? तीसरा चरण। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब गठबंधन की राजनीति में तीसरा दौर कब आया, तो वो आपको ध्यान रखना है। भारत की राजनीति में तीसरा जो दौर आया वो आया था, आपको बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है, 1996। कब? 1996 के अंतर्गत। इस समय भारत की राजनीति के अंतर्गत गठबंधन का तीसरा दौर आया, और इस दौर के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे त्रिशंकु सरकार बनी थी। ये पहला मौका था जब एक ही साल में सरकार बनी, यानी 1996 से 97 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक ही साल के अंदर 3 सरकारें बनी। कितनी सरकारें बनी? 3 व्यक्तियों की अलग अलग सरकारें बनी, जिसको हम कहते हैं त्रिशंकु। क्या कहते हैं? त्रिशंकु। क्योंकि पहले अटल जी ने सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन वह 13 दिन में गिर गई। इसके बाद ध्यान हो तो आपको वीपी सिंह उन्होंने सरकार बनाई, तो वो भी गिर गई, क्योंकि इसको भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया था। इसके बाद चौधरी शरण सिंह ने सरकार बनाई, और वह सरकार भी गिर गई, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। इस तरह से 1996 में गठबंधन की सरकार बनी, 3 अलग अलग स्तर पर बनी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट गठबंधन का नेक्स्ट चरण, चौथा चरण, और इससे काफ़ी बदलाव हुआ। काफ़ी बदलाव यानी चेंजेज हुआ, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अब वर्तमान में भारत की राजनीति में 2 बड़े गठबंधन हैं। 2 बड़े गठबंधन हैं। पहला तो है एनडीए, और एनडीए में प्रमुख दल कौन सा है? बीजेपी है। कौन सा है? बीजेपी। इसी तरह ये एनडीए गठबंधन जो बना, वो ध्यान रखना 1999 में। 1999 के अंदर एक बड़ा वास्तविक गठबंधन बना, एनडीए बना, और 2003-04 के अंतर्गत 2003-04 में यूपीए गठबंधन बना। कौन? यूपीए। और यूपीए गठबंधन में कौन प्रमुख दल था? कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। तो इस तरह से भारतीय राजनीति में गठबंधन की शुरुआत होती गई, और बीजेपी ने गठबंधन शुरुआत की। इसमें आपको ध्यान हो तो इसका नाम है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इसका नाम है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। मैं आपको लिखवा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। ताकि आपको एग्जाम में जब आए आप आराम से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका नाम तो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो अब इसको हिंदी में हम लिखेंगे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और यूपीए का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यहाँ पे यूनाइटेड आ जाएगा, यूनाइटेड पार्टी यानी जो प्रोग्रेसिव है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। तो इसको हम लिखेंगे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इस तरह से वर्तमान में भारतीय राजनीति के अंतर्गत 2 गठबंधन हैं। अब इसमें इस एनडीए के अंदर मतलब 13 से 14 दल है जो आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। इसमें भी काफ़ी दल हैं, 14 से लेकर भी ज़्यादा हैं। तो इस तरह से ये बड़ा दल गठबंधन हो गया। अब वर्तमान में या तो इसकी सरकार होती है या इसकी होती है, तो ये व्यापक तौर पर गठबंधनीय सरकार बन गई है। और वर्तमान में अगर हम बात करें 17वीं लोकसभा है, कौन सी? 17वीं लोकसभा है, और 17वीं लोकसभा में एनडीए गठबंधन है, और एनडीए ने पहली बार सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। और इस तरह से उसने अकेली ने यानी बीजेपी, एनडीए के अंदर कौन है इसकी प्रभुत्व पार्टी, बीजेपी ने 303 सीटें प्राप्त की, और टोटल मिलाकर
336 से भी ज़्यादा है, तो इसलिए वर्तमान में एनडीए गठबंधन शामिल है। अब गठबंधन की अगर बात करें तो उसकी विशेषताओं की बात करें तो गठबंधन तो होता है वह स्थायी नहीं हो पाता है, अस्थायी तो होता है। और गठबंधन में एक और नेक्स्ट हम इसकी लक्षण की ही बात करें तो गठबंधन है, इससे सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक व्यवस्था भी अस्थायी तौर पे होती है। गठबंधन में स्वार्थ को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। और गठबंधन जो शुरुआत में हुए तो गठबंधन निषेधात्मक आधार पर होते हैं। निषेधात्मक का मतलब होता है जैसे बीजेपी ने काफ़ी सालों तक सरकार बनाई तो अब दूसरी पार्टियों ने विपक्ष गठबंधन बनाया और उन्होंने कहा कि अब हमें बीजेपी को गिराना है, तो इस तरह से वो दूसरा गठबंधन बन गया, तो ये निषेधात्मक आधार पर गठबंधन होता है। तीसरा, गठबंधन में किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर उस गठबंधन की रणनीति बनती है, न कि सामूहिक तौर पर। और गठबंधन के अंदर जितने भी अलग अलग दल आपस में मिलते हैं उनकी विचारधारा कभी समान नहीं होती, लेकिन फिर भी वो गठबंधन बना लेते हैं। तो गठबंधन में स्वार्थ है जो ज़्यादा प्रधान रहता है। और गठबंधन की जो व्यवस्था है इसको लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट जो आपको बताया। गठबंधन की शुरुआत के 4 स्तर हैं और अभी 4वें स्तर पर हम चल रहे हैं जहाँ पे 2 महत्वपूर्ण गठबंधन की बात चलती रहती है। ठीक है, अब इसको लेकर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो हम जरूर मिलेंगे तब, या कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला वीडियो में जिसमें हम जानेंगे दल बदल वर्तमान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीति में भूमिका निभाती है उसके बारे में। ठीक है ना, तब तक के लिए इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव कमेंट है तो आप जरूर कीजिए। ठीक है ना, और इस वीडियो को आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।